नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से हम इंटरव्यू के सेशन में आज आपसे जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ डीएसपी के पोस्ट पे सेलेक्टेड कैंडिडेट आज आपसे इंटरव्यू से रूबरू होंगे। सर का जो है ये 6वां अटेम्प्ट था और सर ने इस बार डीएसपी रैंक से अपना परचम लहराया। हमारे साथ सनी पांडे सर हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ पूरे व्यूअर्स की तरफ से और हमारी भी तरफ से। धन्यवाद। सर पहला रिएक्शन सिलेक्शन के बाद आपका किस तरीके से था? अच्छा था, खुशी होती है सिलेक्शन के बाद। अब उसको कई शब्दों में तो बताया नहीं जा सकता कि उतनी कितनी खुशी होती है, लेकिन अच्छा लगता है बस। मतलब जैसे कि पिछले 5 अटेम्प्ट आपके जो है सफलता की सीढ़ी लगातार जीवन में एक कड़ी रहती है, कभी हेड कभी टेल, कभी सफल इंसान होता है, कभी असफल, कुछ चूक रह जाती है। तो ऐसा क्या आपने पिछले 5 अटेम्प्ट में कमी छोड़ी कि जिसकी वजह से 6वें अटेम्प्ट में जाके आपको सफलता मिली? पिछले 5 अटेम्प्ट में ऑप्शनल पेपर होता था, आपकी ऑप्शनल पेपर नहीं था, फिर ऑप्शनल हिस्से में बाहर हो जाते थे हम। इसका मुख्य कारण है क्योंकि जीएस में मुझे अच्छे मार्क मिलते थे, प्रीलिम्स मेरा कभी रुका नहीं, केवल ऑप्शनल के कारण बाहर होते थे। अब की ऑप्शनल था नहीं, सिलेक्ट हो गए। 5 के 5 बार आपके प्रीलिम्स निकले थे? हाँ, हर बार प्रीलिम्स मेरा हर बार निकलता है। 140 से 150 के बीच में मार्क्स भी आते हैं। प्रीलिम्स में 140 से 150 के बीच में मार्क आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप कितना अटेम्प्ट 150 अटेम्प्ट करके आते थे? हम 129 ही अटेम्प्ट करते हैं। 140 नंबर फिर कैसे आ जाता है? तो एक क्वेश्चन का 1.3 मार्क्स होता है। हाँ, कितने मतलब सवाल आपके सही होते हैं ये बताइए? सवाल 150 में ये पहली बार मेरा 117 सही था, कभी 112 होता है, कभी 115 होता है, मतलब 110 के आसपास ही होता है। मतलब 110 सवाल आप हर बार सही करते ही करते हैं। ऑप्शनल आपका इसके पहले क्या था सर? ज्योग्राफी था। उसी मामला लटक जाता था। बाहर हो जाते थे हर बार, क्योंकि ऑप्शनल चूज करने में गलती हो गई और ना तो मेरी उसमें रुचि बन पा रही थी और ना ही मन लगता था उठकर पढ़ने में, और जो शिक्षक मिले वो भी अच्छे नहीं थे, इसलिए ऑप्शनल बहुत ब्लंडर किया मैं। कभी 180 नंबर है। पिछली बार मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 411, लेकिन 164 नंबर मात्र ऑप्शनल में पाए, इसलिए इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। दिल है कि मानता नहीं। आपका भी दिल बहुत बार बार ये करेगा कि यूपीएससी की तैयारी में हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं कि ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद सर आपके सामने ठीक एग्जाम्पल है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी पीएससी का प्रीलिम्स 17 मार्च को होने वाला है। आखिरी के 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और आपका 6 बार प्रीलिम्स निकला हुआ है। तो जब प्रीलिम्स नज़दीक है तो आप भी अभी तैयारी करेंगे। डीएसपी से आपका पेट नहीं भरने वाला है, यूपीएससी भी देंगे, यूपीपीएस एसडीएम भी बनने के लिए आप ये जोर जार लगा देंगे पूरी तरीके से। तो प्रीलिम्स के लिए क्या करें अभी कैंडिडेट? अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रीलिम्स के लिए अभी मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी पढ़ता नहीं, केवल पहले अटेम्प्ट के बाद 1 हफ्ते ही मैं प्रीलिम्स 1 हफ्ते पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स में इतना कॉन्फिडेंस है कि हो ही जाएगा, चाहे जितना कठिन बना लें आयोग के मतलब। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको पहले ये कि प्रीवियस पेपर उन्होंने सॉल्व किया है पिछले 20 साल का कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व किया है तो सर्वप्रथम वही कार्य करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 20 से 30 सवाल आने ही आने हैं। डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और उसके बाद करंट अफेयर्स पे फोकस करें। जैसे इस समय मार्केट में घटना चक्री जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स है, उसको अच्छे से कर लें, क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टडी हॉल सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका कुछ पापा वीडियोज बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें कुछ मिसलेनियस का, यूपी करंट अफेयर्स का और यूपी करंट अफेयर्स का, यूपी जीके का इत्यादि वीडियो देखे थोड़े और भी अच्छे मार्क्स बूस्टर किए जा सकते हैं। मतलब इतना अगर कवर कर लें तो इतना काम बन जाएगा प्रीलिम्स के लिए। अच्छा सर, जैसे ये बताइए कि लगातार आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो कैंडिडेट जो है कहाँ गलतियाँ करते हैं कि वो मतलब बहुत हड़बड़ी में सब एक साथ पढ़ लेते हैं और क्लियर हो ही नहीं पाता उनको? तो प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से आपने बताया कि वो पापा वीडियो देख लें, पापा पार लगा देंगे, लेकिन और भी चीज़ें हमको ट्राई करनी चाहिए क्योंकि इस बार पोस्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं शायद? क्योंकि ऐसा सुनने में तो है कि 700 पोस्ट आ रहा है, लेकिन जो प्रीलिम्स निकालने की स्ट्रेटजी है उसमें एक प्रीवियस पेपर, करंट अफेयर्स और कुछ सब्जेक्ट इतने अच्छे तैयार हों कि उससे गलती ना हो, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि इस 3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जनरल साइंस से भी, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, जो सामान्य समझ के होते हैं, कक्षा 6 से 8 लेवल का। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें प्रीवियस पेपर अगर अच्छे से कर लेंगे और करंट कर लेंगे तो इन्वायरमेंट और जनरल साइंस के ज़्यादातर सवाल हो ही जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपीट करता है आयोग। इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पे अच्छे से फोकस करेंगे, करंट तैयार कर लेंगे तो आप प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। मतलब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आपका बीएससी बायो रहा, तो पहले से ये प्लान था कि आपको देना ही देना है यूपीएससी की
वो जब हम छोटे थे, जब IAS या PCS का मतलब भी नहीं जानते, तब भी हमारे पिताजी बताते थे कि लड़का हमारा IAS या PCS ही बनेगा। तो तब से वही सोचता है, इसलिए मैंने BSc के बाद कोई पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि हम जानते थे बनना SDM में DSP है या कुछ है, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा अब क्या है। मतलब आपने BSc के बाद सीधे अपनी तैयारी पे पूरा फोकस किया, मतलब हायर एजुकेशन की तरफ आपके जाने का कोई नहीं, कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हम 2017 में से मेरी तैयारी शुरू हुई। 18 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, 18 में पहली बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ 2-3 नंबर से। उसके बाद फिर मेंस 19 वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस दिन रिजल्ट आया उसके 5-6 दिन बाद मेंस था, तो उस पर हो ही नहीं पाया। फिर 20 में इंटरव्यू दिया, फाइनली सिलेक्शन 2023 में मिल गया, जब ऑप्शनल हट गया। ऑप्शनल की वजह से सिलेक्शन रुकता था, और एकदम सही उदाहरण है। कम से कम योगी जी का धन्यवाद आपको देना चाहिए। वो तो आदरणीय योगी जी तो धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने सिलेबस, जिससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो मानविकी के विषय होते हैं उसके साथ हो पाया। और फिर और इसके अलावा भी जो स्केलिंग और मॉडरेशन में विवाद होता था वो भी समाप्त हो गया। अब सबके लिए समान फील्ड है जो आगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, यूपी के बच्चे जो है UPSC की तैयारी करने वाले भी UP PSC में कूद जाते थे, लेकिन इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन देखा गया कि यूपी के बच्चों का हुआ है। तो इसमें एक तो पेपर 5 और 6 का योगदान ज़्यादा रहा, क्योंकि उसके कारण जो हुआ कि पेपर यूपी स्पेसिफिक था, तो उस पर जो बच्चे ज़्यादा फोकस किए उनको सिलेक्शन रेट बढ़ गया। जो UPSC वाले बच्चे थे उसको ऑप्शनल पढ़ने में थोड़ा समय लगा, इसलिए यूपी के बच्चों के लिए पेपर 5 और 6 जोड़ने का बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा सर, जैसे ये बताइए कि एक एक सब्जेक्ट की हमको प्लानिंग पहले से एक काम, मतलब आपने NCERT सर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सर्वप्रथम NCERT ही बेस तैयार करता है, तो NCERT पढ़ना अत्यंत आवश्यक है उसको। लेकिन सब NCERT नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ जैसे पॉलिटी के लिए कक्षा 11 की 2 NCERT है वो पढ़ लेनी चाहिए। जियोग्राफी के लिए कक्षा 9 से 12 पढ़ लें, अगर 6 से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 9 से 12 तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हिस्ट्री में पुरानी NCERT जैसे बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा और रामशरण शर्मा की है, वही पढ़ लें तो काम में हो जाता है। उसके बाद एक स्पेक्ट्रम पढ़ लें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मुख्यतः सवाल आयोग कमीशन जैसे मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री है। जो बार आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है? कम से कम 10 से 15 बार पढ़ी होगी। 10 से 15 बार स्पेक्ट्रम? इतनी मोटी किताब कैसे पढ़े भैया, ये बताइए। वो उसकी देखने में मोटी लगती है, लेकिन पेज बहुत छोटे हैं। अगर सामान्यतः वो A4 साइज पे लिखा जाता तो 400 पेज पे ख़त्म हो जाता, तो इसलिए वो पढ़ने लोगों तो एक बार में बैठने पे 100 पेज तो ख़त्म ही हो जाते हैं। मतलब एक बार में कितने घंटे में आप 100 पेज खत्म कर लेते हैं? 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए 100 पेज पढ़ने में, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो पहले बार पढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार पढ़ते हैं तो उतनी समय नहीं लगता। वो पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बहुत तेज़ी से पढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसमें याद होती पता होती यहाँ पे यही लिखा है। लेकिन भैया जैसे ये बताइए कि स्पेक्ट्रम उठाए, हम पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किए, 100 पेज तक पढ़ डाले, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखे, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती है, बार बार जब हम, इसीलिए तो रिवीजन अत्यंत आवश्यक है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है, तो रिवीजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो भूल जरूर जाएंगे। अगर भूलते हैं ना तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हमें रिवीजन पर भी उतना ही ध्यान फोकस करना है कि पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे रिवीजन कर सकें। उसका भी एक शेड्यूल होना चाहिए कि हम एक वीक में पढ़े, उसको हम कैसे उसको याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। इसके लिए रिवीजन एक मतलब निरंतर शेड्यूल पे कि अगर हम दिन में 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे रिवीजन को जरूर दें। अच्छा, लक्ष्मीकांत भी आपने पढ़ी थी पॉलिटी की? कितनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी? अभी गिन तो नहीं सकते, क्योंकि 18 से हमने तो 50 बार पढ़ी होगी, क्योंकि 50 बार लक्ष्मीकांत पूरी A to Z? लक्ष्मीकांत, क्योंकि मैं पॉलिटी मेरी इतनी है कि आज तक आयोग में पिछले 6 साल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ प्रीलिम्स में जो मेरा गलत हो गया हो। मतलब 6 साल में पॉलिटिकल साइंस में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हुआ। दर्शक सभी ध्यान दें, अगर आपको तैयारी करनी है तो ऐसे डेडिकेशन के साथ करनी है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स आयोग भी नहीं रोक सकता। ये प्रीलिम्स तो आयोग मेरा नहीं रोक सकता, चाहे जहाँ से पेपर बनवा लें। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ा जाए सर? मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, क्या हाईलाइट करें और क्या पढ़ना चाहिए? लक्ष्मीकांत में बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो नोट्स बराबर ही है। उसमें कुछ चैप्टर हैं जो वो थोड़े बड़े हैं, जैसे एक फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट और एक सब हाई सुप्रीम कोर्ट, हाँ वही पार्लियामेंट, तो इत्यादि जो चैप्टर है थोड़े बड़े हैं, और एक केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये 4-5 चैप्टर जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, और तो 5-5 पेज में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे वो पार्ट वाइज बटा है, जैसे शायद 10 पार्ट में इस समय वर्तमान में किताब है, तो अगर हम कोशिश करें कि एक पार्ट एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो 10 दिन में 10 से अगर 20, पहले अगर कोई नया बिगनर है तो 1 महीने में ख़त्म करने का रखे, लेकिन अगर जो रिवीजन करने वाला है वो 3-4 दिन में लक्ष्मीकांत एक बार रिवीजन कर सकता है। 3-4 दिन में रिवीजन लक्ष्मीकांत कर सकता है।
आपने नोट्स भी बनाई थी, शॉर्ट नोट्स आपकी परीक्षा के समय। शॉर्ट नोट बनाए थे लक्ष्मीकांत के, कि जैसे कुछ ऐसे जैसे बॉडीज के सवाल हैं तो यहाँ पे तो कम, लेकिन यूपीएससी में उनका कार्यकाल, जैसे किसी का कार्यकाल 3 साल है, किसी का कार्यकाल 5 साल है, 6 साल है, किसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी स्थापना, तो इस संबंध में थोड़ा नोट्स बनाया था कि वो आखिरी समय में एक A4 साइज़ पे जितने संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, इनका नोट्स बना लिया, कौन नियुक्ति कौन हटाता है, जिससे तो उसको आखिरी समय में देख लें, जिससे जो बहुत माइन्यूटली मिस्टेक हो सकता है वो ना हो। अच्छा, अभी मेरे सामने जीएस की दृष्टि रखी हुई है, हम उठा के आपको दिखाने, तब तक माइक पकड़िए, हम दिखाते हैं इसको कैसे पढ़े कैंडिडेट। इसको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हमारे सामने जीएस दृष्टि है और राज्य दृष्टि है उत्तर प्रदेश की। अब इसको सर बताइए कि इसमें कैसे क्या पढ़ें कैंडिडेट। इसमें तो बहुत छोटी किताबें हैं, यूपी स्पेशल के लिए है। इसको अगर पढ़ा जाए तो 1-2 दिन में, क्योंकि ये बड़ा वो मतलब फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया गया है, तो जिससे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं रह गया है और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है। मतलब ये है यूपी स्पेशल की है, राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश जीएस 7 दृष्टि 2023 घटना चक्र समसामयिकी। इस सर के कमरे में रखी थी, मैंने उठा के आपको दिखा दिया। उसके बाद ये है किताब समीक्षा अधिकारी, तो आपके मित्र तैयारी कर रहे होंगे शायद, वो तैयारी कर रहे होंगे। और ये समान हिंदी की नोट्स, मतलब आपके मित्र का मैंने नोट्स उठा लिया, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम ये प्रीवियस ईयर पेपर है, समीक्षा अधिकारी को भी जो देना, प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर से सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीट होते हैं। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही कर लें, तो हम कम से कम बहुत से सवालों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल पहुँच जाएंगे आंसर तक। और 20 सवाल तो मान के चलें कि रिपीट डायरेक्ट हो जाते हैं आयोग में। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप कवर करेंगे तो कम से कम 20 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मिला के 40 से 50 सवालों का आपको जोड़ मिल जाएगा। 40-50 तो नहीं, लेकिन 30 तो आराम से मिल जाएगा। अगर 150 में 30 सवाल मिल रहा है तो बहुत बड़ा उसका चंक है। और अगर 30 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो 30-30 60 सवाल हो जाते हैं। कुछ और कर लेंगे और कटा 95 90 95 93 ऐसे ही बनते हैं, तो उस पर पहुँचना बहुत आसानी हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि न्यूज़पेपर आप रीडिंग करते थे? हाँ, हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए? जो भी अभी नए कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे करें? अब जो हिंदी माध्यम वाले हैं हिंदी न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण या कुछ और हिंदुस्तान कुछ पढ़ते होंगे, जनसत्ता पढ़ते होंगे, लेकिन हम इंग्लिश के हैं तो हम हिंदी पढ़ते हैं। इसमें यह हो सकता है कि सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि हम एक एडिटोरियल डिस्कशन कोई अच्छे रेप्यूटेड चैनल का सुन लें, जैसे हमें ओनली आईएएस का सुनते हैं, जिससे हमारा सुमित सर का, जिससे हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होता है, वो मेंस में बहुत मदद भी करता है। तो उसके बाद पेपर पढ़ने में हमें एडिटोरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता कि खुद एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो और न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो एडिटोरियल में 1-2 पढ़ लिया, जिससे वोकैबुलरी हमारी मजबूत रहे, क्योंकि न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा योगदान वोकैबुलरी में होता है, जिससे आंसर राइटिंग करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर एडिटोरियल सुन रहे हैं और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आसानी हो जाती है। उसमें न्यूज़पेपर में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगा जब हम प्रीवियस पेपर देखे होंगे, तो उससे पता चलता रहेगा मेंस और प्रीलिम्स का कि हम कौन सा सवाल आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। सर जैसे कि ये है कि आजकल जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, वो सारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको दे देते हैं और बहुत अच्छे वे में दे देते हैं। तो मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ रहा है, तो उससे कैसे अपना काम चला सकता है वो? कोई एक एडिटोरियल डिस्कशन फॉलो करे, जैसे हम ओनली आईएएस का सुमित सर का फॉलो करते हैं, वो भी कोई फॉलो कर लें। हम तो रिकमेंड करेंगे कि सुमित सर उससे अच्छा हमें नहीं लगता कोई कर रहा है। सुमित सर का आप ओनली आईएएस का रिकमेंड सर कर रहे हैं। सर आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी तैयारी में? जीएस वर्ल्ड में कोचिंग की थी, जब फुल कोचिंग? हाँ, प्रयागराज की? दिल्ली? प्रयागराज जीएस वर्ल्ड में। आप प्रयागराज से ही रह के डीएसपी बने हैं? हाँ। कौन सी रैंक सर आपकी डीएसपी में? 29th रैंक है। 29th रैंक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि अब ये कहते हैं कि आईएएस पीसीएस बनना है तो आप दिल्ली भागिए, प्रयागराज में कुछ नहीं रखा है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब तो नेटवर्क हो तो चाहे हिमालय में चले जाएं, वहाँ भी तैयारी हो सकती है, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन नेटवर्क तो यहाँ ज़्यादा अच्छा पकड़ता है। यही दिक्कत है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। नलगल अब चाहे जहाँ रहें। दाल भात चोखा सुबह बनता है? बनता है, वो तो इलाहाबाद का प्रिय खाना है, वो तो बनेगा ही, उसके बगैर कहाँ से। चाय में कहाँ पीने जाते हैं? चाय तो हम अपने कमरे पे पीते हैं, बाहर नहीं जाते, क्योंकि उससे 1 घंटे खराब हो जाते हैं। चाय पीना। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल, सोशल मीडिया आप यूज करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, लेकिन बहुत लिमिटेड वे में। कितना घंटा आप मोबाइल पे देते थे? ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट मात्र। सिर्फ मोबाइल 10 से 15 मिनट आपकी खुली रहती थी बस? नहीं, खुली तो पूरे 24 घंटे देते थे, लेकिन हमारा कोई काम, अब क्रिकेट मैच आ रहा हो उस दिन देखते थे, क्योंकि वो हमारा उसको नहीं छोड़ पाते, चाहे उस दिन मैच खेलते कि नहीं खेलते? खेलते भी हैं। बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग? बैटिंग करते हैं अच्छे से। बैटिंग अच्छे से। हमारे साथ क्रिकेट खेलिएगा, कभी बुलाएंगे यूनिवर्सिटी वालों बच्चे। जरूर। अच्छा सर, ये है कि जैसे कि अब सवाल हमारा यहाँ से हो रहा है कि एनसीईआरटी की नोट्स कैसे बनाएं बच्चे?
एनसीईआरटी पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि रीडिंग कर ली, उसके बाद उसमें जो लगे, सब चीज़ें नहीं, जो लगे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है या पूछा जा सकता है या हम इसे कोई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें और हम भूल सकते हैं, तो उन चीज़ों का नोट्स बनाना चाहिए। हर चीज़ नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वही का कॉपी करने लेंगे तो फिर नोट्स कहाँ रह गया। नोट्स बहुत शॉर्ट, बहुत कंडेंस्ड होना चाहिए कि एक एनसीईआरटी पूरी पढ़ गए, जैसे भारतीय संविधान का वो जो एनसीईआरटी है या भारतीय सिद्धांत वाली है, वो लगभग 250-300 पेज की एनसीईआरटी, अगर उसे पढ़ के हम कुछ लिख ले गए 10 से 15 पेज में तो ठीक है। अगर उसको लिख के हम फिर 300 पेज का नोट से बना दे तो फ़ायदा क्या रहा, तो किताब में ही देख लेंगे हम। कैसे मतलब नोट्स कैसे बनाए भैया? जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो ही नोट्स बना लिए और देख, इसमें पहले जब 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर कि आयोग इसमें पूछ क्या रहा है। जब दोनों क्लियरिटी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस और क्या पढ़ाई 2-3 बार जब हो जाता है पढ़ाई, तो उसके बाद हमें क्लियरिटी हो जाती है कि ये पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा सकता। अच्छा ये बताइए सर, कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहा आपकी सफलता में? कोचिंग जैसे जो बच्चे नहीं करेंगे तो उनसे काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? पहले आज से 17 कोविड के पूर्व इतना ऑनलाइन का बूम नहीं था, तो उस समय बहुत जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती थी ऑनलाइन, तो कोविड एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करता था, गाइडेंस प्रदान करता था। आज तो ऑनलाइन इतने सोर्स हैं, इतने कंटेंट उपलब्ध हैं कि कोचिंग वीडियो भी लीक हो गया कोचिंग का बहुत सारा। बहुत से हैं, टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं वो लोग। तो कोचिंग का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और बहुत से अच्छे अब लोग मेंटरशिप भी प्रदान करते रहते हैं जो टॉपर हैं। अच्छा सर, ये आप भी मेंटरशिप प्रदान ही कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आप अपने पढ़ाई पर दिन भर में कितना घंटा देते हैं? अब घंटा तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि सुबह जाग के तब से पढ़ना ही है, शाम तक जब तक डेली का रूटीन बताइए सर, टाइम टेबल बताइए अपना। हम कोई वैसे बहुत रिजोर्सली टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। मेरा वो एक सामान्य सा शेड्यूल है कि सुबह अगर 7 बजे सो के उठ गए तो 7 से 12 बजे के बीच में कम से कम 3 घंटे, 3-3.5 घंटे पढ़ लें, क्योंकि अगर 5 घंटे बैठेंगे तो 3-3.5 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। बीच में कहीं चाय भी पीने के लिए उठ गए बनाने लगे, या कुछ और किसी का फ़ोन ही आ गया तो बात करने लगे, या कुछ और करने लगे, तो इसी ऐसे एक शेड्यूल फिर शाम को कर लिया। तो मेरा 3 शेड्यूल में बांट के हम पढ़ाई करना पढ़ते हैं कि पहले जो ऑप्शनल वाला युग था कि एक में ऑप्शनल पढ़ लें, एक में जीएस पढ़ लें, एक में करंट पढ़ लें, तो जिससे कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई तो दिन में हो ही जाए। चलिए सर, 7 से 12 तक आप पढ़ते थे, उसमें 3.5 घंटा मान लीजिए पढ़ते थे, उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद फिर खाना बनाने का प्रोसेस होता है, वो खाने का, और फिर थोड़ा कभी कुकर में चावल बनाए हैं? हाँ, तो कुकर में तो रोज चावल बनाए हैं। चावल कुकर में बनता है। उसके बाद फिर खाना वाना कितने बजे तक खाते थे, कब सोते थे? ऑलमोस्ट 1 बजे 1:30 बजे तक, रात में तो 12 बजे हम सो जाते उसके हैं। बाद फिर आप क्या करते 1:30 बजे के बाद? 1:30 बजे के बाद अगर किसी दिन सो गए, अगर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं, तो सो भी गए या पढ़ने लगे, या किसी मित्र कोई आ गए उनसे मिल गए। बहुत काम होते हैं, कैसे कितना बता सकते हैं। मतलब ये रूटीन रहता है, कम से कम 7 से 8 घंटे अपने आप को परमानेंट डेली देना चाहिए कंटिन्यू। हम सफलता के लिए तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सफलता के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें, कंटिन्यूटी आप बनाए रखें। सर स्टैंडर्ड बुक में आपने क्या क्या फॉलो किया था? लक्ष्मीकांत आपने बताया, पॉलिटी में स्पेक्ट्रम बताया आपने, मॉडर्न में ज्योग्राफी के लिए, और इकॉनमी के लिए, साइंस टेक इन्वायरमेंट के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने मुन्ना असल का नोट्स फॉलो किया था, क्योंकि उससे कॉम्प्रिहेंसिव कुछ है नहीं। वो साइंस के लिए मैंने दृष्टि की बुक फॉलो की थी, और इन्वायरमेंट के लिए भी दृष्टि की बुक फॉलो की थी। पॉलिटी अब लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री तो विपिन चंद्रा हो गया। जियोग्राफी के लिए केवल एनसीईआरटी क्लास 9 से 12, और उसको थोड़ा दृष्टि की बुक। दृष्टि की बुक उससे आपने। सर आंसर राइटिंग पे क्या, मतलब आप कितना समय देते थे आंसर राइटिंग में? डेली कितना आप आंसर लिखते थे? हम डेली आंसर लिखने में यकीन नहीं करते हैं, मानते हैं कि कम से कम जब लिखें तो हम 20 क्वेश्चन लिखें, वो पूरे टाइम फ्रेमवर्क में लिखें कि 3 घंटे में कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। तो लगातार टेस्ट लिखने के चक्कर में होता ही रहा है। और पहले जब शुरुआत किया था, जब तो रोज़ 1-2 क्वेश्चन लिखते थे, फिर एक बार जब लिखने की स्किल बन गई तो फिर मैं केवल तभी लिखता था जब पेपर दे रहा हूँ, टेस्ट के रूप में ही देता था, तभी लिखता था मैं। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पिताजी आपके सर क्या करते हैं? मेरे पिताजी कृषक हैं, और एक मेरा डेयरी का व्यवसाय भी है, उसी पे आपने बताया था कि डेयरी से आपके इंटरव्यू में सवाल ही सवाल पूछे गए थे, मुझे याद आ गया। तो डेयरी मतलब आप खुद ही मतलब वहाँ काम करते थे? हम भी करते हैं, परिवार का बिजनेस है, तो जब जितने दिन हम रहते हैं हम भी करते हैं। मतलब दूध बेचने वाले का लड़का यहाँ पर डीएसपी बना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कह सकते हैं।
वो बिज़नेस है ही मेरा, वो आज से नहीं, लगभग 25-30 साल से बिज़नेस है मेरा डेयरी का। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़मीन से उठे हुए इंसान जब आगे जीवन में सफलता पाते हैं तो समाज में एक मिसाल पेश करते हैं। और आपके सामने देख सकते हैं एक किसान के लड़का, एक दूध बेचने वाले का लड़का डीएसपी बनके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सर, पापा का रिएक्शन क्या था आपके सिलेक्शन पे? बहुत अच्छा था। माता पिता उस इच्छा की जो ऐसे हैं, जो अपने छात्र बेटे के सफलता पे सबसे ज़्यादा खुशी होते हैं। तो पहली बार उन्होंने मुझे छोटे के बाद कोई गले लगाया होगा तो उसी दिन लगाया है। पहली बार आपको गले लगाया था, मतलब आप घर पे थे रिजल्ट के टाइम के ही थे? हाँ, घर पे थे हम। तो मतलब पहला रिएक्शन आप, मतलब जैसे सिलेक्शन हुआ, कौन आपको बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया? हम पहले उस दिन तो पता था कि आने वाला है, तो हम देख ही रहे थे, तो अचानक पीडीएफ आ गया तो देखे, तो हम तुरंत दौड़ के गए थे, वो दुकान पे वो थे बताने। तो पहली बार अगर छोटे के बाद अगर कभी 2-4 साल के बाद जो गले लगाते हैं पहले, उसके बाद अगर कभी लगाया होगा तो पहली बार उसी दिन लगाया था पिताजी ने। पिताजी ने पहली बार, मतलब पिता से आपका संबंध कैसा रहा है? मतलब वो एकदम कभी बोलते नहीं थे? बहुत सारे बच्चे पापा के सामने पढ़ते नहीं है, बहुत कम बोलना होता है। नहीं, हम बहुत वो आदर्श पुत्र की तरह हैं कि हर बात मानने वाले ऐसे पुत्र हैं, तो बातचीत अच्छे से होती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले हैं। और गांव में मतलब जश्न उश्न का माहौल तो रहा ही होगा पूरा? हाँ, रहा तो गांव के, हमारे गांव में अभी इतना बलरामपुर वैसे शैक्षिक दृष्टि से इतना पिछड़ा है, हमारे गांव में कोई सरकारी चाचा और चाची भी बलरामपुर में, तुलसीपुर में मेरे चाचा प्रधानाध्यापक हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है शैक्षिक दृष्टि से, वहाँ कोई अभी तक कोई सोच ही नहीं सकता था। तो हाँ, तो फिर उसके बाद सब लोगों को यकीन हो गया कि हाँ बना जा सकता है मेहनत करने के बाद। अच्छा, मतलब इंटरव्यू जब देखे आप आए तो आपको यकीन था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? 100% यकीन था हमें। यकीन था? हाँ, क्योंकि मुझे आपको लगभग कितने नंबर? ऑलमोस्ट मुझे लगता था कि 75 होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 75 मुझे इसके एक बार पहले मिल चुका है, एक बार 72 मिल चुका। तो इंटरव्यू में मैं बहुत एक्सलेंट करता हूँ। मतलब कई बार आप इंटरव्यू दे चुके? कितनी बार आपने? तीसरी बार ये था। तीसरी बार आपने इंटरव्यू दिया था। तो ये सारी, अच्छा सर, तैयारी के समय क्या क्या समस्याएं आती है एस्पिरेंट को? बहुत समस्याएं, एक तो गाइडेंस की, और आजकल एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हम किनको पढ़ें किनको छोड़ दें। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जानना कि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी चुनाव करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरी समस्या है कुछ सब लोग बहुत फाइनेंशियली वेलबींग नहीं होते, तो हो सकता है उनको कुछ फाइनेंशियल समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये दीर्घकालीन प्रोसेस है, एक बार में नहीं हुआ, दूसरी कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ। तो इसमें भी एक और समाज का जो ताना बाना है कि ऐसे कटाक्ष किए जाते हैं, लड़का क्या है डीएसपी बने हुए, एसडीएम बने, तो उससे भी मानसिक और आपका तो मतलब 55 बार हुआ भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब कौन टारगेट तो रिश्तेदार ज़्यादा करते हैं, पट्टीदार और रिश्तेदार ज़्यादा बोलते हैं और खुश होते हैं कि ना भाई के भले ना भाई के। तो कुछ इसका बताइए, सुनने को तो आपको बहुत मिला होगा, तुमसे अब नहीं हो पाएगा। सुनने को तो मिलता था कि ये टेट कर लो, बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, कुछ कर लो कम से कम। तो क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, हम जानते थे होगा यही, मतलब कोई प्लान भी आपने अपने जीवन में? नहीं, मैंने बस यही था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास डेयरी का व्यवसाय है ही, वो करेंगे। अच्छा, कितना रुपया घर से मिला था तो का महीना में? कम से कम 10 से 12, पैसे की मेरी कमी नहीं थी, 10 से 12 हज़ार मुझे खर्चे हर महीने मिलते थे। वो भी संघर्ष का दौर रहा होगा, तब आपकी डेयरी अब बड़ी हुई होगी। सर, प्रयागराज के बच्चों के लिए आखिरी मैसेज क्या आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत करें, और यहाँ का माहौल किस तरीके का है प्रयागराज में? अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए हर जगह माहौल है, और इस समय 45 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए एक अच्छी रणनीति अपना के तैयारी करिए, और की बात सुनने में आता है सीट भी ज़्यादा है, तो अच्छी सफलता होने के चांस भी हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स इत्यादि पे खूब फोकस करें कि जिससे सफलता प्रीलिम्स मिलेगी तभी मेंस में मिलेगा। चलिए, बहुत शानदार बात थी, सर ने हमारे साथ इतना समय दिया, और अब आप लोग इसको कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ा इंटरव्यू ये था कि किसान का बेटा, दूध बेचने वाले का बेटा, और किस तरीके से ज़मीन से उठ करके इतनी अच्छी सफलता, 5 बार फेल होने के बाद अपने आप को किस तरीके से उस मैदान में डटे रखा, ये बहुत बड़ी बात होती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की शायद एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, शायद अटल बिहारी वाजपेयी की अच्छा। ये बहुत ही शानदार उदाहरण आपके सामने है। प्रयागराज की धरती पर ऐसे वीर योद्धा हमेशा से होते रहे हैं, और प्रयागराज की धरती यूपीएससी, यूपीपीएससी के लिए एक तरीके से सबसे बड़ी धरती मानी जाती है। सर, आपका एक बार फिर से बहुत हृदय से आभार, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद।
आप लोग जरूर कमेंट करिए, अपने डाउट को आप कमेंट करिए। सर के साथ फिर से हम लाइव सेशन लेंगे क्योंकि ये प्रयागराज में ही रहने वाले हैं। ट्रेनिंग से जाने के पहले इनको एक आध बार हम फिर से बुला करके इनका इंटरव्यू जरूर लेंगे। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ।